लास्ट टाइम हम लोग ने IP3 मीडिएटेड जो सिग्नलिंग पाथवे था इसको डिस्कस किया था और मैं एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाकी सिग्नलिंग पाथवे और IP3 मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे में जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो एंजाइम का है, फॉस्फोलाइपेज सी का। तो यहाँ से एक पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि हमेशा रिसेप्टर और हार्मोन के दरमियान इंटरेक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं पाथवेज और जो यहाँ पे भी कॉमन है वो ये है कि आपकी जो जी प्रोटीन्स हैं ये आगे जाके जो डाउनस्ट्रीम एंजाइम्स प्रेजेंट है उन तक ये इंफॉर्मेशन लेके आते हैं कि रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड कर चुके हैं। अब ये जी प्रोटीन किस एंजाइम के पास सिग्नल लेके आएंगी ये फर्दर डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर कौन सा सेकंड मैसेंजर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन या उसका इन्फ्लक्स ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इससे प्रीवियस जो दो हमारे पास मैकेनिज्म्स थे उसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जी प्रोटीन का जो अल्फा सब यूनिट है अगर ये एडिनाइल साइक्लेज के पास जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आता है तो ये एडिनाइल साइक्लेज सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगी। यानी इस केस में जो इंट्रासेलुलर इन्फ्लक्स है जो सेल के अंदर बाकी प्रोटीन्स को रेगुलेट करने वाला सेकंड मैसेंजर है इट विल बी साइक्लिक एएमपी। जब आपकी जी प्रोटीन जो है इसका अल्फा सब यूनिट एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है। सो वी कैन सी हियर कि सेल के अंदर जो सेकंड मैसेंजर है वो कौन सा सेकंड मैसेंजर किस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा इसे डिसाइड करने का जो सोल रोल है वो ये जी प्रोटीन के पास है। ये जी प्रोटीन किस एंजाइम को एक्टिवेट करेगी और उस एंजाइम के रिस्पॉन्स में कौन सा सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होगा इसकी वजह से जो है वो सेल के अंदर या तो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी या IP3 की अमाउंट जो है ये कम या ज्यादा हो सकती है। इस केस में आपने डिस्कस किया था कि जो आपकी जी प्रोटीन है इसका अल्फा सब यूनिट अगर एडिनाइल साइक्लेज की बजाय गुआनाइल साइक्लेज के साथ बाइंड करता है तो इस केस में ये गुआनाइल साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है और इस केस में जो आपका सेकंड मैसेंजर होगा वो जो मॉलिक्यूल जो इंट्रासेलुलर जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी है दिस इज नॉट साइक्लिक एएमपी, दिस इज साइक्लिक जीएमपी। इसके अलावा थर्ड एंजाइम था। थर्ड एंजाइम जो हमने डिस्कस किया था कि समटाइम्स दीज जी प्रोटीन्स जो कि रिसेप्टर और हार्मोन की इंटरेक्शन को आगे एंजाइम्स तक इन्फॉर्म कर रही है, एंजाइम्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि दिस इज द टाइम जब रिसेप्टर जो है वो अनबाउंड फॉर्म में नहीं है बल्कि रिसेप्टर अपने कंपैटिबल लिगेंड के साथ बाइंड कर चुके हैं। सो दिस इज द टाइम कि सेल के अंदर बाकी एंजाइमेटिक मशीनरी को भी एक्टिवेट करवाना। सो ये वो जी प्रोटीन है जो कि ना तो साइक्लिक आपके जो एडिनाइल साइक्लेज है उसके पास इंफॉर्मेशन लेके आ रही है ना ही गुआनाइल साइक्लेज के पास इंफॉर्मेशन लेके आ रही है बट दिस टाइम द एंजाइम इज टोटली डिफरेंट। ये आपके पास एक बिल्कुल न्यू एंजाइम है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज सी। सो कौन सा एंजाइम इस जी प्रोटीन ने एक्टिवेट करना है ये आगे डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर कौन सा सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस होगा। अगर तो फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाता है तो इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्टिवेशन आपके पास जो सेकंड मैसेंजर है इट विल बी IP3 इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट जो कि सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके कैल्शियम गेट्स के साथ बाइंड करता है, उन गेट्स को ओपन करता है और इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है। यानी इस केस में इस लिगेंड के रिस्पॉन्स में आपके पास सेल के अंदर ना तो साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है ना ही साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है बल्कि इस केस में जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है बिकॉज कैल्शियम के नॉर्मल गेट्स जो कि उसे लॉक करके रखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो गेट्स ओपन हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स टू IP3 and this calcium will further activate the different type of kinases. So ये वो पॉइंट है जो कि बाकी पाथवेज में बाकी जी प्रोटीन्स में और यहाँ पे IP3 मीडिएटेड पाथवेज के अंदर डिफरेंट है कि आपके पास ये जो फॉस्फोलाइपेज सी है इसकी एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अगर किसी वजह से फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता तो ना ही IP3 प्रोड्यूस होगा और ना ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज होगी। तो फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी जो है वो इस पाथवे की प्रॉपर इंटीग्रिटी के लिए या इसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज माइंड में रखिएगा कि जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी की वजह से दो इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं। वन इज IP3 जो कि सॉल्युबल है, साइटोसोल में मूव करता है और साइटोसोल में जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गेट्स को ओपन करता है। While the second intermediate diacylglycerol जो कि नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट था दिस वन
दिस डाइएसाइल ग्लिसरॉल इज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहते हुए जो है वो कैल्शियम के साथ इन काइनेसिस को एक्टिवेट करने में अपना रोल प्ले करता है। तो इन दोनों फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाले जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनकी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर को भी जो है वो देख लीजिएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल साइटोसोल में है और कौन सा मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। कैल्शियम का इंट्रासेलुलर इन्फ्लक्स या उसका जो उसके नॉर्मल स्टोर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से रिलीज होना, इट इज नॉट अ नॉन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। आपके पास नॉर्मली जो है ये फॉस्फोलाइपेज सी मीडिएटेड रिएक्शन है, यानी फॉस्फोलाइपेज सी एक ऐसा एंजाइम है जो कि कैल्शियम की इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। किस तरह से मेंटेन रखता है? बिकॉज दिस फॉस्फोलाइपेज सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ की फॉर दिस गेट। यानी आपके पास जो IP3 है इट विल एक्ट लाइक अ की जो कि इस गेट को ओपन करने का पोटेंशियल रखती है, और इस की के सिंथेसिस का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस फॉस्फोलाइपेज सी पे डिपेंड करता है। तो अगर फॉस्फोलाइपेज सी जो है ये एक्टिव है, इसके रिस्पॉन्स में IP3 प्रोड्यूस होगा और IP3 जो है वो कैल्शियम के गेट्स को ओपन करते हुए साइटोसोल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। एंड यू कैन सी कि कैल्शियम को नॉर्मली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लेके जाना या इसको यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में स्टोर करवाना, इट इज एन ATP डिपेंडेंट प्रोसेस, ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। सो कैल्शियम जो है वो साइटोसोल में आ गई, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, बट नाउ कैल्शियम क्या डायरेक्टली प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगी, या कैल्शियम मीडिएटेड प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं जो कि आगे जाके इस कैल्शियम की जो इंफॉर्मेशन है या जो सिग्नल है इसे बाकी प्रोटीन्स तक प्रोवाइड करेंगे। सो नॉर्मली कैल्शियम जो है वो एज इट इज या इंडिविजुअली प्रोटीन्स को जाके एक्टिवेट करने का पोटेंशियल नहीं रखती। देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करती हैं और कैल्शियम के साथ बाउंड कन्फर्मेशन में ये जाके बाकी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करती हैं, एंड द नेम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर कैलमोडोलिन। यानी फॉस्फोलाइपेज सी के रिस्पॉन्स में जो साइटोसोल में कैल्शियम रिलीज हुआ है, दिस कैल्शियम विल फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड विद दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन एंड द नेम ऑफ दिस प्रोटीन्स आर कैलमोडोलिन, और ये इस कंफर्मेशन में आ जाएंगे, यानी कैलमोडोलिन विल बाइंड विद द कैल्शियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कैलमोडोलिन क्या है, एक कैलमोडोलिन प्रोटीन कितने कैल्शियम के साथ बाइंड कर सकती है। कैलमोडोलिन वो प्रोटीन्स हैं जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करती हैं, उस कैल्शियम के साथ जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, एंड ऑब्वियसली दीस प्रोटीन्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ साइटोसोल। सो अगर आप इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो यू कैन सी कि इस केस में आपके पास दिस इज अ हेलिकल पोर्शन, दिस इज अ हेलिकल लूप जहां पे मल्टीपल प्रोटीन्स इफेक्टर प्रोटीन्स आके बाइंड करती हैं। इफेक्टर प्रोटीन्स उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो कि नॉर्मली किसी मॉलिक्यूल के साथ आके बाइंड करती हैं और उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो एफिनिटी है फॉर द डिफरेंट एंजाइम्स वो कम या ज्यादा हो जाती है। लाइक आपके पास जो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं जो कि किसी एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने का पोटेंशियल रखते हैं, इनको समटाइम्स इफेक्टर्स आ जाता है बिकॉज दे इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो इसी तरह से ये जो कैलमोडोलिन है, ये कैलमोडोलिन भी ऐसी प्रोटीन है जो कि आगे जाके मल्टीपल प्रोटीन्स को उनकी एक्टिव या इनएक्टिव कन्फर्मेशन में लेके आती है। दैट्स व्हाई इस लूप को समटाइम इफेक्टर लूप भी कहा जाता है बिकॉज दिस इज द साइट जहां पे आके इफेक्टर प्रोटीन्स बाइंड करती है। सो ये एक कैलमोडोलिन प्रोटीन है, और इस कैलमोडोलिन प्रोटीन में एक तो हमने यहाँ पे ये चीज आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे आपके पास एक हेलिकल रीजन है कि आपके पास फ्लेक्सिबल पोर्शन है, और इस हेलिकल रीजन के दो टर्मिनस के ऊपर यू कैन सी देयर आर द बाइंडिंग साइट्स फॉर द कैल्शियम। ये जो कैल्शियम के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं, नॉर्मली यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लाइक ग्लूटामेट एंड फिनाइलएलानिन। ये जो आपके पास ये जो दो डोमेन्स हैं, इसी तरह से यहाँ पे जो दो डोमेन्स हैं, दे आर हाईली रिच इन ग्लूटामेट एंड फिनाइलएलानिन। दैट्स व्हाई इनको समटाइम्स EF हैंड्स भी कहा जाता है कि आपके पास ये जो फ्लेक्सिबल रीजन है इसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो EF हैंड्स अवेलेबल होते हैं। दीज आर दी पोर्शंस, दीज आर दी साइट्स जहाँ पे आके कैल्शियम ने बाइंड करना है। बिकॉज एक EF हैंड जो है वो दो कैल्शियम्स के साथ बाइंड कर सकता है, इट मीन्स कि कैलमोडोलिन का एक मॉलिक्यूल 4 कैल्शियम्स को अपने साथ बाइंड करवा सकता है। तो नॉर्मली EF हैंड्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके कैल्शियम ने बाइंड करना है, और इन्हें EF इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर हाईली रिच इन दी ग्लूटामेट एंड फिनाइलएलानिन। सो
नॉर्मली जब कैल्शियम के साथ ये कैलमोडोलिन बाइंड नहीं करता तो उस केस में मल्टीपल प्रोटीन्स इसके साथ बाइंड करने का पोटेंशियल नहीं रखते। बट वंस द कैल्शियम विल बाइंड विद द कैलमोडोलिन, कैलमोडोलिन की कंफर्मेशन चेंज होगी और कैलमोडोलिन जो पहले इन काइनेजेस के साथ बाइंड नहीं करता था, कैल्शियम के साथ बाइंडिंग के बाद दिस कैलमोडोलिन कैन बाइंड विद दीज प्रोटीन काइनेजेस। और ये प्रोटीन काइनेजेस ऐसे काइनेजेस हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन कैलमोडोलिन, यानी अगर तो ये कैलमोडोलिन के साथ बाइंड कंफर्मेशन में है तो तब ये एक्टिव होंगे, और अगर ये कैलमोडोलिन के साथ बाइंड नहीं है तो ये अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन में होंगे, लाइक यू कैन सी हियर। दैट्स व्हाई इन काइनेजेस को हम समटाइम्स कहते हैं दीज आर कैलमोडोलिन बाइंडिंग काइनेजेस। ये वो काइनेजेस हैं जो कि कैलमोडोलिन के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं, तो तब ये अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में आएंगे। एक्टिव कन्फर्मेशन में आएंगे इट मीन्स कि दे कैन फर्दर एक्टिवेट और सुप्रेस द मल्टीपल प्रोटीन्स, बिकॉज वी ऑल नो कि काइनेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू अ सेप्टर मॉलिक्यूल। एंड देयर आर सम काइनेजेस जो कि इस फॉस्फोराइलेशन के बाद जो आपकी टारगेट प्रोटीन है उसको या तो एक्टिव करते हैं या फिर उसको सुप्रेस करने का पोटेंशियल रखते हैं। सो दिस इज अ कैलमोडोलिन बाइंडिंग काइनेज जो कि प्रीवियसली अपनी इनएक्टिव कंफर्मेशन में था। Inactive conformation means that it was unable to transfer the phosphate group from a donor molecule to a acceptor molecule. But once the calmodulin will bind with the calcium, तो calmodulin अपनी उस conformation में आएगी, उस form में आएगी which can bind with this kinase। तो कैल्शियम के रिलीज की वजह से ना सिर्फ कैलमोडोलिन अपनी उस कंफर्मेशन में आएगी जिसमें ये काइनेज के साथ बाइंड कर सकती है, बल्कि ये काइनेज भी एक्टिव हो जाएंगे और फर्दर जो आपके पास टारगेटेड प्रोटीन्स है उनकी फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ये काइनेज जो है उनको भी एक्टिवेट करने का यहाँ पे काम पूरा कर देगा। यानी आपके पास अल्टीमेटली कैल्शियम का रिलीज होना सेल्स के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स की एक्टिवेशन जो है उसकी वजह बनेगा। तो ये एक्टिवेशन किस तरह से होगी, बिकॉज ऑफ दीज काइनेसिस जो कि फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इन प्रोटीन्स की एक्टिविटीज को कम या ज्यादा करेंगे। सो दिस इज हाउ कैल्शियम इज गोइंग टू ट्रांसफर इट्स इंफॉर्मेशन विद इन द सेल। ये काइनेसिस को एक्टिवेट करता है और जब भी काइनेसिस जो है वो सेल्स के अंदर सिग्नलिंग पाथवेज में एक्टिवेट हो जाते हैं, इट मीन्स कि अब उन काइनेसिस को कोई रोक नहीं सकता। जब तक ये कैल्शियम अवेलेबल है तब तक ये काइनेजेस अपनी इंफॉर्मेशन एंड तक लेके जाएंगे, और जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होगी, कैल्शियम की अमाउंट कम होगी, तो उस केस में कैलमोडोलिन वापस अपनी कंफर्मेशन को रिवर्स करेगा। ये काइनेजेस वापस अपनी जो है वो प्रीवियस कंफर्मेशन में चले जाएंगे और जो काइनेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली सुप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। तो कैल्शियम का रिलीज और कैल्शियम का डिसअपेयर होना, दीज आर द टू इवेंट्स जिनकी वजह से काइनेजेस जो है वो अपनी एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। नॉर्मली जितने भी जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स हैं, जैसे अभी मैंने आपने से कहा कि काइनेजेस वो प्रोटीन्स हैं जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू अ सेप्टर मॉलिक्यूल। प्रोटीन्स के अंदर देयर आर स्पेसिफिक साइट्स जिनकी फॉस्फोराइलेशन होती है, लाइक प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में वी हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ द साइड चेन्स, लाइक अगर सिस्टीन की बात करते हैं तो उसकी साइड चेन में थायोल ग्रुप है। इसी तरह से देयर आर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फॉस्फोराइलेशन उन अमाइनो एसिड्स की होती है जिन अमाइनो एसिड्स की साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड वी नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप अवेलेबल है। सो प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ यही अमाइनो एसिड्स जो हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो साइट्स हैं जहां पे आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है। तो जितने भी काइनेजेस चाहे वो किसी भी पाथवे के थ्रू एक्टिवेट हुए हों, जैसे पीछे आपने देखा कि साइक्लिक एएमपी भी समटाइम्स काइनेजेस को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए। सिमिलरली साइक्लिक जीएमपी भी काइनेजेस को एक्टिवेट करने का पोटेंशियल रखता है, एंड कैल्शियम कैन आल्सो एक्टिवेट द काइनेजेस। तो काइनेजेस अपॉन एक्टिवेशन दे विल फॉस्फोराइलेट द प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर होगी। And the name of these amino acids are serine, threonine and tyrosine. These are the sites जहाँ पे आके इन काइनेसिस ने फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराना है एंड एज अ रिजल्ट प्रोटीन की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करना है। So these are the different types of the kinases and the modulators जिनकी वजह से ये kinases एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए साइक्लिक एएमपी का अवेलेबल होना जरूरी है।
अगर साइक्लिक ईएमपी अवेलेबल है और इसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर दिया, इट मींस दिस प्रोटीन काइनेज ए विल नाउ फॉस्फोराइलेट द मल्टीपल प्रोटीन्स एंड विल एक्टिवेट और इनएक्टिवेट द मल्टीपल प्रोटीन्स विद इन द सेल। तो ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने की फर्दर जो ड्यूटी है वो इस काइनेज की है। Similarly, cyclic GMP can also act as a modulator of different kinases, and because these kinases are dependent upon GMP, guanylyl nucleotide, that's why इनको protein kinase G भी कहा जाता है, because they are dependent upon cyclic GMP, and this A stands for the cyclic AMP. So cyclic AMP dependent protein kinases and cyclic GMP dependent protein kinases require cyclic AMP and cyclic GMP for their activation. Similarly, there are some other types of the kinases which require either calcium or calcium in combination with calmodulin. So these are the different types of the effector molecules. Sometimes आपके phytohormones भी जो है वो kinases को activate करते हैं, जैसे हम अभी जो आपकी आगे वाली स्लाइड में उसमें भी इस पॉइंट को देखेंगे कि आपके जो रिसेप्टर्स हैं समटाइम्स वो फाइटोहार्मोन्स के साथ बाइंड करते हैं, दीज फाइटोहार्मोन्स कैन एक्टिवेट द रिसेप्टर लाइक प्रोटीन काइनेसेस। तो कौन कौन सा काइनेज किस किस मॉड्यूलेटर को यूटिलाइज करता है फॉर एक्टिवेशन, ये आप लोगों ने देख लेना है और इसको आप एज अ एग्जांपल भी कोट कर सकते हो इस फिफ्थ जो क्लास ऑफ प्रोटीन है इसके साथ। तो यहाँ तक आपके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। लाइक कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किस तरह से सेल के अंदर जो है वो प्लांट सेल के अंदर एक्टिविटीज को मॉड्यूलेट करते हैं, प्रोटीन्स को जो है वो उनकी एक्टिव या इनएक्टिव कन्फर्मेशन के अंदर लेके आते हैं। नाउ द सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज अबाउट फाइटोहार्मोन्स कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स अवेलेबल हैं, इन हार्मोन्स की सिंथेसिस किन कंडीशंस में और कहाँ पे होती है और किस तरह से ये हार्मोन्स जो है ये सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल इफेक्ट्स हैं या जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिन से स्टार्ट करेंगे और इन पाथवेज को मैंने बहुत कंसाइसली आपकी बुक में इनके बारे में काफ़ी डिटेल होगी, लेकिन मैंने उनमें से जो है वो मेजर टॉपिक्स या मेजर पॉइंट्स जो आप लोगों को यहाँ पे करने हैं सिर्फ उनको मैंने स्लाइड्स में जो है वो किया सेपरेट करके यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करें। तो जब आप इसे बुक से प्रिपेयर करेंगे तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स या इन्हीं पॉइंट्स को जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं सिर्फ इन्हीं को आपने इन डिटेल देखना है, बिकॉज देर आर मल्टीपल पाथवेज और द मल्टीपल यू कैन से रिएक्शंस जिनके अंदर आपके पास एक से ज्यादा जो हार्मोन्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो मैंने उस तरफ नहीं गई, आपके जो मेजर इवेंट्स हैं जिनको ये फाइटो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं सिर्फ मैंने उन्हीं को एक्सप्लेन किया। तो स्लाइड्स को सामने रखते हुए फिर आपने बुक से इन पॉइंट्स को जो है वो कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला फाइटो हार्मोन है दिस इज ऑक्सिन या इसे समटाइम इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी बायोसिंथेसिस देख लेते हैं कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड या ऑक्सिन बेसिकली इसका प्रिकर्सर क्या है, ये सिंथेसाइज किस तरह से होता है किन एंजाइम्स की मदद से, और फिर हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि सेल्स के अंदर ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं ये किन किन पाथवेज के अंदर यूज हो रहे हैं, किन किन जो है वो इफेक्ट्स को जो है ये रेगुलेट कर रहे हैं, लाइक फ्लावरिंग को देख रहे हैं या सीड्स की जर्मिनेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को भी हम एंड पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बायोसिंथेसिस को कवर करते हैं। सो ऑक्सिन के लिए या इंडोल 3 एसिटिक एसिड के लिए जो प्रिकर्सर है दिस इज एन अमाइनो एसिड, यानी आपके पास जो ट्रिप्टोफैन है दिस इज द अमाइनो एसिड जिसमें नॉर्मली दिस इज एन अल्फा कार्बन एटम, दिस इज एन अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये आपके पास साइड चेन है। ट्रिप्टोफैन की साइड चेन में वी हैव एन इंडोल ग्रुप, दिस ग्रुप इज एन इंडोल ग्रुप जो कि ट्रिप्टोफैन की साइड चेन में अवेलेबल है। सो दिस इंडोल 3 एसिटिक एसिड is derived from the indole containing amino acid tryptophan. So tryptophan पे दो तरह के एंजाइम्स हैं जो कि एक्ट कर सकते हैं। देयर आर द टू डिफरेंट पाथवेज जिनके थ्रू ट्रिप्टोफैन जो है वो अल्टीमेटली ऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और दोनों पाथवेज के अंदर जो एंजाइम्स हैं दे आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले सिर्फ इस पाथवे को डिस्कस करें तो हियर इज एन एंजाइम ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज। Transaminases are the enzymes जो कि अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम अ डोनर टू अ सेप्टर मॉलिक्यूल। लाइक हियर यू कैन सी कि अमाइनो एसिड्स के केस में आपके पास जो है दिस अमाइनो एसिड कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड इट कैन एक्ट एज अ डोनर ऑफ अमाइनो ग्रुप, और ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर होकर किसी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड हियर द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज अल्फा कीटो एसिड।
So this enzyme, tryptophan transaminase, it will transfer this amino group from tryptophan to a acceptor molecule, और अल्टीमेटली ट्रिप्टोफैन से जब ये अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप जो है ये अल्टीमेटली रिप्लेस हो गया विद ऑक्सीजन, यानी आप कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी। तो अमाइनो ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर करवाने के लिए जो एंजाइम था, द वेरी फर्स्ट एंजाइम ऑफ दिस पाथवे, दिस इज ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज एंजाइम। अब जो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट आई है, इस प्रोडक्ट के अंदर यू हैव 3 कार्बन एटम्स, और ये कार्बन एटम्स जैसे पायरोवेट का स्ट्रक्चर है, दिस पोर्शन इज जस्ट लाइक द पायरोवेट, दिस 3 कार्बन सेगमेंट इज सिमिलर टू द पायरोवेट। So we will name this product as indole 3 pyrovic acid, यानी इंडोल के पास आपके पास यहाँ पे जो है वो पायरोविक एसिड अटैच है, डेट साइज को समटाइम जो है वो इंडोल पायरोवेट या इंडोल 3 पायरोविक एसिड भी कहा जाता है। तो इस एंजाइम की वजह से, ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज की वजह से, आपका जो ट्रिप्टोफैन है ये अल्टीमेटली इंडोल पायरोवेट के अंदर या इंडोल 3 पायरोविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। इन द सेकंड स्टेप में आपके पास जो एंजाइम है, इट इज जस्ट लाइक द पीडीएच कॉम्प्लेक्स, जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देता है। सो हियर इज एन एंजाइम इंडोल पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज, जो कि इस इंडोल 3 पायरोविक एसिड को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा, और इसमें ये वाला जो आपके पास कार्बन एटम है, इसको इन दी फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज करा देगा। सो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे जो 3 कार्बन फ्रेगमेंट था, ये अल्टीमेटली 2 कार्बन फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, यानी यहाँ पे इंडोल के साथ साथ आपके पास एसिटल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे अटैच है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्टोफैन, देन इंडोल 3 pyruvic acid, and now indole 3 acetaldehyde, and next there will be an dehydrogenase enzyme, indole aldehyde dehydrogenase, जो कि बाकी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेजेस की तरह, जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन के पाथवेज में यूज होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंजाइम्स अवेलेबल हैं, उन डिहाइड्रोजनेजेस की तरह दिस एंजाइम विल रिमूव अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस पोजीशन, यहाँ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेगा और वाटर में से हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देगा। इट मीन्स कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, अल्टीमेटली ये इसको ऑक्सीडाइज करा के यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप को अटैच करा के उसे फाइनली एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। So this indole aldehyde dehydrogenase will further remove the hydrogen, और इस हाइड्रोजन को ये ट्रांसफर कर देगा टू दी NAD मॉलिक्यूल। सो NAD प्लस को NADH में ट्रांसफर कर देगा, और वाटर से जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप को यहाँ पे ट्रांसफर करा के अल्टीमेटली इस ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देगा इनटू इंडोल 3 एसिडिक एसिड, जिसे हम ऑक्सिन भी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पाथवे। इसके अलावा आपके पास एक सेकंड पाथवे भी अवेलेबल है, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप्टोफैन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, जो कि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की बजाय सेकंड पोजीशन से जो है, ये जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कराता है, और इनिशियली आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोडक्ट आती है उसमें 2 कार्बन एटम्स एंड 1 अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट। सो दिस प्रोडक्ट देन अंडरगो द ऑक्सीडेज एंजाइम, अमाइन ऑक्सीडेज, जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करा के ऑक्सीडेशन, अमाइन ऑक्सीडेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन तो करवाते हैं लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप, यानी अमाइनो ग्रुप को रिमूव कराएंगे और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट्स व्हाई दे आर अमाइन ऑक्सीडेजेस। ऐसे ये एंजाइम्स हैं जो कि अमाइनो ग्रुप की मदद से अमाइनो ग्रुप को रिलीज कराते हुए जो है वो इस प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सो अल्टीमेटली दिस अमाइन ऑक्सीडेज विल इंट्रोड्यूस एन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करवा के ये यहाँ से अमाइनो ग्रुप को रिलीज कराएगा, और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट के अंदर एसिटल्डिहाइड, एंड देन फाइनली दिस एंजाइम इज कॉमन इन बोथ पाथवेज, यानी इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड जो है इट इज अ कॉमन इंटरमीडिएट इन बोथ पाथवेज, और अल्टीमेटली जो आपके पास एंजाइम है इंडोल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये भी दोनों पाथवेज के अंदर यूटिलाइज होगा। सो फर्स्ट 2 एंजाइम्स ऑफ 2 पाथवेज आर डिफरेंट, लेकिन जो फाइनल स्टेप है ये दोनों पाथवेज के अंदर ये कॉमन है। सो इंडोल की प्रोडक्शन आप लोगों ने देख ली कि ये आपके पास जो है वो ट्रिप्टोफैन से सिंथेसाइज हो रहा है, किन किन ऑर्गेनेलिस के अंदर ये सिंथेसाइज होता है, सॉरी किन किन सेल्स के अंदर ये सिंथेसाइज होता है। नॉर्मली रूट सेल्स के अंदर ये जो है, और शूट सेल्स के अंदर ऑक्सिन के बायोसिंथेटिक पाथवेज जो है ये हो रहे होते हैं। सो नॉर्मली ये शूट और रूट के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, और यहाँ से इसने बाकी सेल्स की तरफ ट्रांसफर होना है।
इसकी जो ट्रांसफर का मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज पोलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यानी ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है, नॉर्मली हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसमें हम अगर एनिमल सेल्स को देखें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी स्पीशी अगर उसने ट्रांसफर होना है तो वो नॉर्मली ब्लड में आती है और ब्लड के थ्रू बाकी सेल्स उसे पिक कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर भी हमने सुक्रोज की ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने ये चीज देखी थी कि नॉर्मली ये जाइलम में आती है, जाइलम या फ्लोएम के थ्रू जो है वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो आपके कोई आयंस हों, आपके फूड मॉलिक्यूल्स हों या किसी भी किस्म का कोई इंटरमीडिएट है, नॉर्मली वो प्लांट्स के इन टू रूट्स को यूटिलाइज करता है। या तो वो जाइलम के अंदर सिक्रीट हो जाता है या फिर फ्लोएम के अंदर सिक्रीट हो जाता है। बट पोलर ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फाइटो हार्मोन्स हैं, वो जाइलम या फ्लोएम के अंदर सिक्रीट नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स। सो इस केस में आपके पास सेल्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एसिमेट्रिक एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, यानी ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। आपके पास जो है वो एक खास सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन बिल्ड अप होना शुरू हो जाती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इस केस में आपके डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्टर्स हैं। देर आर सम ट्रांसपोर्टर्स जो कि इस ऑक्सिन या इंडोल 3 एसिटिक एसिड को सेल के अंदर लेके जाएंगे, दैट्स वाई इन्हें हम इनफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स कहेंगे, बिकॉज ये सेल के अंदर जो है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट को ये कैटेलाइज करा रहे हैं। एंड देर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स जो कि इफ्लक्स कैरियर्स हैं। इफ्लक्स मीन्स कि ये सेल से बाहर लेके जाएंगे इस ऑक्सिन को। लाइक अगर आपके रूट्स या शूट सेल्स के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वहाँ पे इफ्लक्स कैरियर्स होंगे जो कि वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, और बाकी सेल्स के पास इनफ्लक्स कैरियर्स होंगे जो कि ऑक्सीजन को वहाँ से एक्सेप्ट करके अपने सेल्स के अंदर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे। सो टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर्स आपकी बुक में जो है वो रिपोर्ट हुए हुए हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सिन 1 विच इज एन इनफ्लक्स कैरियर, और इस कैरियर की एक स्पेशलिटी है कि ये ऑक्सिन को जो है वो सेल्स के अंदर लेके आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर लेके आता है, और ये नॉर्मली प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिन को रिस्पॉन्ड करता है। यानी यू कैन सी है कि आपके पास जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, यहाँ पे this carboxylic acid functional group, because ये acidic functional group है, it can undergo reversible protonation और deprotonation। यानी यहाँ पे प्रोटॉन अटैच भी हो सकता है इस पोजीशन के ऊपर, और यहाँ से प्रोटॉन जो है वो रिलीज भी हो सकता है, और ये सी डबल और नेगेटिव की जो फॉर्म है उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो आपका ये जो ट्रांसपोर्टर है जो आगे एक्सप्लेन किया गया है, दिस इज ऑक्सिन 1, ये हमेशा प्रोटोनेटेड फॉर्म में जो ऑक्सिजन होगी ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको सेल के अंदर लेके जाएगा और सेल के अंदर आते ही उसको डीप्रोटोनेट करके वहां पे ट्रैप कर देगा। अब द रीजन के इसने यहाँ पे सिर्फ प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन को ही क्यों रिस्पॉन्ड किया है, बिकॉज नॉर्मली अगर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा इट मीन्स उस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा, और जो अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसफर करना इस कैरियर के लिए कंपैरेटिवली इजी है। सिमिलरली आपके पास जो इफ्लक्स कैरियर है, इफ्लक्स कैरियर ऐसे कैरियर्स हैं जो कि इस ऑक्सीजन को इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट से या साइटोसोल से बाहर की तरफ को रिलीज करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से, यानी इनके जो गेट्स हैं वो सेल्स के अंदर नहीं बल्कि सेल्स की बाहर की तरफ को ओपन है। तो ये वो कैरियर्स हैं जो कि सेल से बाहर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इन कैरियर्स को हम इफ्लक्स कैरियर्स भी कहते हैं। तो इफ्लक्स कैरियर्स में आपके पास पिन कैरियर्स या पिन प्रोटीन, these are the important types of the carriers जो कि ऑक्सीजन को स्पेसिफिक सेल से बाहर रिमूव कराएंगी। तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के बाद नेक्स्ट हम इनका इफेक्ट डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मली ऐसे फाइटो हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। प्लांट के अंदर जो स्टेम है, जो एपिकल रीजन्स हैं, एपिसिस हैं जिसमें रूट्स आ जाती हैं, आपके पास शूट्स आ जाती हैं, वहाँ पे ग्रोथ को ये इन्हांस करते हैं, उसको इसकी जो नॉर्मल रेट है वहाँ से उसको क्या करते हैं सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑक्सिन ये जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ये ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए ये जीन्स के एक्सप्रेशन को भी मॉड्यूलेट करता है। लाइक यू कैन से कि ऑक्सिन एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जो कि साइटोसोल के अंदर नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर जाके अपना इफेक्ट जो है उसे प्रोड्यूस करता है। किस तरह से प्रोड्यूस करता है, इसके रिसेप्टर्स नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जाके जब ये बाइंड करेगा तो दीज रिसेप्टर्स विल एक्टिवेट एंड दे विल एक्ट एज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं
और ट्रांसक्रिप्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकते हैं। यानी अगर तो ये फैक्टर्स जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स को रेगुलेट करते हैं इस तरह से कि ये उनके ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस कर देते हैं, इट मीन्स उन जीन्स की जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी सेल्स के अंदर, और नॉर्मली जो नॉर्मल सेल्स के अंदर उनकी सिग्निफिकेंस है उसको वो क्या कर देंगे, इन्हांस कर देंगे। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है मीन्स कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, और अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे इट मीन्स इनकी लो कंसंट्रेशन की वजह से उन जीन्स की जो है वो रिप्रेशन हो जाएगी, यानी वो जीन्स एक्टिवेट नहीं होगी, वो जीन्स सुप्रेस होना शुरू हो जाएगी। सो नॉर्मली ये जीन्स कौन सी जीन्स हैं, ये वो जीन्स हैं जो कि प्लांट्स में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। तो आपसे अगर ऑक्सिन्स के बारे में पूछा जाए तो ऑक्सिन्स की प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करने के बाद यू विल से कि ऑक्सिन हमेशा जो है वो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करके उन जीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करती है। यानी अगर तो ऑक्सिन आके इन ग्रोथ रेगुलेटरी जीन्स के एक्सप्रेशन को इनहांस करता है इट मीन के प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है और इन जीन्स का एक्सप्रेशन इनहांस नहीं होता तो तब प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली कम होती जाएगी, बिकॉज ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन्स अवेलेबल है वो सिंथेसाइज तभी होंगी जब ऑक्सिन की कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट होगी प्लांट सेल्स के अंदर। तो एपिकल डोमिनेंस और इसके अलावा फ्रूट फॉर्मेशन यानी जितने भी ग्रोथ रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस के लिए ऑक्सिन की कंसंट्रेशन का सिग्निफिकेंट होना प्लांट के साइटोसोल के अंदर वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर ऑक्सिन अवेलेबल है तो जीन्स की रेगुलेशन होगी, एक्टिवेशन होगी, और अगर ऑक्सिन अवेलेबल नहीं है तो वो सारी की सारी जीन्स जो कि एपिकल डोमिनेंस में या फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है वो जीन्स जो है वो रिप्रेस हो जाएंगी, वो जीन सुप्रेस हो जाएंगी, और इस केस में आपके पास ये जो बायोकेमिकल इवेंट्स हैं यू विल बी अनएबल टू ऑब्जर्व दीज इवेंट्स इनसाइड द प्लांट सेल। तो ये आपके पास पहला हार्मोन है ऑक्सिन। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन। सो ठीक है मैम। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो सेकंड टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन है दिस इज जिब्रेलिन। इसका जो बायो सिंथेटिक पाथवे है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि इसमें आप स्ट्रक्चर्स नहीं करेंगे बल्कि सिंपली आप इन इंटरमीडिएट्स के नेम्स के साथ बता देंगे कि जिब्रेलिन किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। So second type of the hormone is gibberellin जिसका जो precursor है this is isoprenite और the 5 carbon unit। isoprenite units ऐसे units होते हैं जिसमें आपके पास 5 carbons होते हैं और ये 5 carbons branch की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी आपके पास अगर these are the 5 different carbon atoms तो 4 carbon atoms इस तरह से linear chains की फॉर्म में होंगे 3 एंड 4, और एक कार्बन एटम जो है वो किसी ना किसी जगह पे ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दिस इज आइसोप्रेनाइड यूनिट। अगर वो स्ट्रेट चेन में होते तो हम उसे पेंटेन कह सकते थे, लेकिन इस केस में चूंकि ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको आइसोप्रेनाइड कहा जाता है। एंड दीज आर दी इंटरमीडिएट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में भी यूटिलाइज होते हैं। सो इंटरमीडिएट्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिब्रेलिन्स की बायोसिंथेसिस में सेम इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में भी यूज होते हैं। दीज इंटरमीडिएट्स आर आइसोप्रेनाइड्स इंटरमीडिएट्स। आइसोप्रेनाइड्स इंटरमीडिएट्स नॉर्मली जो है कंडेंसेशन के थ्रू अपनी लेंथ को इंक्रीज करते जाते हैं। लाइक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस आई डोंट नो कि आप लोगों ने डिस्कस की हुई है या नहीं, लेकिन नॉर्मली अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवेज को डिस्कस किया है, उसे पढ़ा हुआ है, तो यू विल नो कि ये जो आइसोप्रेनाइड यूनिट्स हैं ये मल्टीपल इंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू इनकी कंडेंसेशन होती है। लाइक 5 कार्बन यूनिट्स 5 कार्बन यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे और ये एक 10 कार्बन यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस 10 कार्बन यूनिट को हम कहते हैं दिस इज जिरेनाइल फॉस्फेट। इसी तरह से अगर आपके पास 5 कार्बन यूनिट्स जो हैं इनकी कंडेंसेशन होती है तो आपके पास 15 कार्बन इंटरमीडिएट बन जाता है जिसे फार्मिसाइल इंटरमीडिएट कहा जाता है। So इस केस में जिब्रेलिन्स के केस में you will observe कि first of all isoprenite unit they will undergo condensation and they will produce geranyl intermediates, and then two 10 carbon geranyl intermediates they will undergo the condensation and will produce 20 carbon intermediates. So this is geranyl pyrophosphate, which means कि two 10 carbon intermediates they will undergo the condensation, and after the condensation there will be the attachment of two phosphate group। That's why इसे कहा जा रहा है कि this is geranyl pyrophosphate जिसमें दो phosphate groups हैं
and two 10 carbon containing intermediates are also the part of this structure. So जिब्रेलिन्स की जो बायोसिंथेसिस है ये 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर या 3 डिफरेंट जो आपकी ऑर्गेनेलिस हैं, प्लांट्स के ऑर्गेनेलिस हैं, उनके अंदर ये हो रहा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जीरानाइल पायरोफॉस्फेट इंटरमीडिएट है, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स के अंदर थ्रू डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन ये अल्टीमेटली क्यूरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो एंड क्यूरीन का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ से इस इंटरमीडिएट से प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो आपके पास यहाँ पे ब्लैक कलर्स में ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, इंटरमीडिएट दिखाए गए हैं, इनकी इंटर कन्वर्जन नॉर्मली प्लास्टिड्स के अंदर हो रही है. यानी आपके पास इस बायोसिंथेटिक प्रोसेस के जो एंजाइम्स हैं वो किसी एक ऑर्गेनेली के अंदर अवेलेबल नहीं है, बल्कि दे आर लोकलाइज्ड इन 3 डिफरेंट ऑर्गेनेलीज. और जो पहले आपके पास 2 या 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो प्लास्टिड्स के अंदर हो रहे हैं. प्लास्टिड्स के अंदर आइसोप्रीनाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जीरानाइल के अंदर कन्वर्ट होंगे. जीरानाइल पायरोफॉस्फेट इंटरमीडिएट अल्टीमेटली जो है वो क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट होगा एंड फाइनली दिस क्लोरीन विल बी कन्वर्टेड इनटू द जिब्रेलिन. लेकिन ये रिएक्शन जो है ये फर्दर एक और कंपार्टमेंट के अंदर होगा. लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देयर इज एन एंजाइम साइटोक्रोम P450 जिसे हम मिक्स्ड फंक्शन एंजाइम भी समटाइम्स कहा जाता है. दिस इज एन ऑक्सीजनेज एंजाइम. ऑक्सीजनेज एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को जो है वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं. तो दिस इज अ मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम व्हिच मींस कि ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इस स्ट्रक्चर के अंदर इस एंड क्लोरीन के अंदर इंट्रोड्यूस कराएगा. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देयर इज एन एंजाइम P450 एंड दिस P450 एंजाइम, अगर इस एंजाइम का यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, तो दिस P450 एंजाइम जो कि नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है व्हिच इज अ मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम. दिस P450 एंजाइम विल कन्वर्ट एंड क्लोरीन टू जिब्रेलिन. और यहाँ पे यू कैन सी कि नॉर्मली आपके पास जो एंड क्लोरीन का स्ट्रक्चर था इसमें साइड चेन्स में आप कहीं पे भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप को ऑब्जर्व नहीं कर रहे. बट आफ्टर द एक्शन ऑफ P450 जो कि ऑक्सीजनेज एंजाइम है, यू कैन सी द मल्टीपल साइट्स जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स अवेलेबल है. इट मीन्स कि ये वो एंजाइम है जिसने आपकी ये जो एंड क्लोरीन है इसकी ऑक्सीजनेशन करवाई है, यानी इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट कराया. और ये रिएक्शन नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हो रहा होता है. यानी आपके पास अगर इस एंजाइम की लोकेशन पूछी जाए P450 मोनो ऑक्सीजनेज की, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई ये जो सेकंड रिएक्शन है एंड क्लोरीन का जिब्रेलिन के अंदर कन्वर्ट होना, ये फाइनली जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा. इसके बाद आपके पास ये जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगी जिब्रेलिन GA1, ये साइटोसोल में रिलीज होगी और साइटोसोल में आके ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स को प्रोड्यूस करेगी. लाइक ये आपके पास प्रिकर्सर है व्हिच कैन प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जिब्रेलिन्स. यानी जिब्रेलिन GA1 इज द प्रिकर्सर जो कि एक दफा प्रोड्यूस हो गया तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स को प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल रखता है. तो इस स्ट्रक्चर इस पाथवे को आपने विदाउट स्ट्रक्चर्स देखना है. इससे पहले वाला जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड का जो पाथवे था वो आप अलोंग विद स्ट्रक्चर्स देखेंगे बिकॉज वो सिंपल पाथवे था. लेकिन इस केस में आप स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको इग्नोर करते हुए सिर्फ इनमें जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलिस हैं जहाँ पे ये रिएक्शंस हो रहे हैं और किस किस ऑर्गेनेली के अंदर कौन कौन सा रिएक्शन जो है वो लोकलाइज्ड है, इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है. एंड फाइनली जब जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये किन किन पाथवेज को रेगुलेट करते हैं, ये पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सीड डोरमेंसी. सीड डोरमेंसी मींस ये सीड डोरमेंसी को टर्मिनेट करते हैं एंड टर्मिनेशन ऑफ सीड डोरमेंसी मींस कि आपके पास नॉर्मली प्लांट्स के अंदर सीड्स के अराउंड देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इन्वेलप जिसे हम सीड कोट भी कहते हैं. और सीड्स के अंदर ये पोटेंशियल होता है कि ये अगर इन्वायरमेंट इनके लिए फेवरेबल नहीं है तो ये डोरमेंट हो जाते हैं, यानी उस कंडीशन में ये जर्मिनेट नहीं करते. सो जब सीड्स जो है वापस उनके लिए इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल हो जाता है, यानी वापस इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हो रही हैं, तो उस केस में इसकी ये जो डोरमेंट कंडीशन है इसको टर्मिनेट करने के लिए जिब्रेलिन की जरूरत होती है. यानी ये जाके जो टफ सीड कोट है, सीड कोट का जो टफ सा स्ट्रक्चर है जो कि इन सीड्स को नॉर्मली जर्मिनेट नहीं करने देता बिकॉज कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल नहीं है, जिब्रेलिन्स की प्रेजेंस में ये सीड कोट जो है ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली जो सीड्स जो हैं
ये जर्मिनेशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। यानी जिब्रेलिन की प्रेजेंस जरूरी है अगर आपने सीड्स की डोरमेंसी को टर्मिनेट करवाना है। सिमिलरली ये फ्लावरिंग को भी रेगुलेट करता है, और इसके अलावा इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि देयर आर बी सम टाइप्स ऑफ द फ्रूट्स जिनके अंदर जो है वो सीड्स को खत्म करवाया जाता है, यानी सीडलेस फ्रूट्स को समटाइम्स एम्फसाइज कराया जाता है। सो इन सीडलेस फ्रूट्स की प्रोडक्शन के लिए भी जिब्रेलिन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराता है। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर जो है वो सीड्स की एब्सेंस में कोई फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यानी सम नॉर्मली जो है वो प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और एक जो फीमेल न्यूक्लियस है जो कि अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो नॉर्मली सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बगैर ही जो फीमेल गैमेट्स हैं वो अल्टीमेटली फ्रूट फॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं। और ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एंड प्रोडक्ट में आपके पास जो फ्रूट बनेगा उसमें किसी किस्म का सीड अवेलेबल नहीं होगा। सो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराने के लिए जो हार्मोन्स हैं दीज आर जिब्रेलिन्स, जो कि सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस कराते हैं। तो जब भी सीडलेस फ्रूट्स की बात होगी तो वहां पे जो हार्मोन्स आप लोगों के माइंड में आना चाहिए ये जिब्रेलिन है। सो हर एक हार्मोन के जो इफेक्ट्स हैं उसको दूसरे के साथ कंपेयर करके आपने जो है फिर से मेमोराइज करना है। और जो जिब्रेलिन में कोई कंफ्यूजन। थर्ड टाइप आपका फाइटोहार्मोन इज साइटोकाइनिन, और इसके जो प्रिकर्सर्स हैं दीज आर दी डाइमिथाइल एलियाइल पायरोफॉस्फेट एंड एएमपी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्काइल और एलाइल ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं इसकी जो बायोसिंथेसिस है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्मली अलाइल ग्रुप हम किसी ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें आपके पास एक तरफ मिथाइल ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप है। दिस इज अ मिथाइलिन ग्रुप जिसमें आपके पास कार्बन इज बॉन्डेड टू दी टू हाइड्रोजन एटम, और दोनों तरफ जो है ये इसका फर्दर किसी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा होगा। So this group is the methylene group. Sometimes this methylene group is linked with the vinyl group. Vinyl group आप किसी ऐसे ग्रुप को कहते हो जिसमें आपके पास जो है वो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो मिथाइलिन ग्रुप अगर विनाइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, उसके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट कर रही है, सो इस ग्रुप को हम कहते हैं कि दिस इज नॉट एन अल्काइल ग्रुप, बल्कि इसे हम एक स्पेशल क्लास में जो है वो क्लासिफाई करते हैं जिसे एलाइल ग्रुप कहा जाता है। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास दिस पोर्शन दिस मिथाइलिन, और ये मिथाइलिन आगे जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड है। सो दिस पोर्शन इज एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप ये वाला पोर्शन आपके पास जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट इस केस में आपका ये जो अलाइल पोर्शन है इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। सो यू कैन सी कि आपके पास ये जो अलाइल है इस अलाइल में दो मिथाइल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, और इसके अलावा एक पायरोफॉस्फेट का पोर्शन भी प्रेजेंट है। यू कैन सी हेयर कि जो मैंने आप लोगों के सामने अलाइलिक पोर्शन यहाँ पे हाईलाइट किया है, उस पोर्शन के अलावा इस स्ट्रक्चर के अंदर दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो वी कैन सी कि दिस इज नॉट एन अलाइल ग्रुप, दिस इज अ डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। सो अलाइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे माइंड में रखते हुए आप लोग आगे इसके अंदर जो इंटरमीडिएट प्रेजेंट हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं विच आर डाइमिथाइल एलियाइल पायरोफॉस्फेट, इसे किस बेस पे कहा जा रहा है ये आपने क्लियर करना है, और उसके बाद आपने इस बायोसिंथेटिक पाथवे को स्टार्ट करना है। So first intermediate is dimethyl allyl pyrophosphate and the second intermediate is AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी आपके पास ये एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है, नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक राइबोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोनोफॉस्फेट्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है। मोनोफॉस्फेट्स आपके पास ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें एक तरफ आपके पास नाइट्रोजनस बेस है और दूसरी तरफ आपके पास जो है नाइट्रोजनस बेस के साथ यू कैन सी हियर द 5 कार्बन शुगर राइबोज, और उसके साथ एक ही फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे कि दिस इज नॉट अ ट्राइफॉस्फेट, दिस इज अ मोनोफॉस्फेट। सो एक इंटरमीडिएट आपके पास एएमपी है और दूसरा इंटरमीडिएट आपके पास डाइमिथाइल एलियाइल पायरोफॉस्फेट है, और इन दोनों के दरमियान रिएक्शन को फर्स्ट रिएक्शन को कैटेलाइज कराने वाला जो एंजाइम है दिस इज साइटोकाइनिन सिंथेज।
साइटोकाइनिन सिंथेज ने इस मिथाइलिन कार्बन और इस अमाइनो ग्रुप कार्बन के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटेलाइज कराना है दिस वन। और इस रिएक्शन के दौरान यहाँ से ये जो पायरोफॉस्फेट ग्रुप है ये रिलीज होगा। सो अल्टीमेटली यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास ये जो डायमिथाइल ग्रुप है, डायमिथाइल एल्डिहाइड ग्रुप, ये यहाँ पे इस एएमपी के साथ अटैच हो जाएगा और जो पायरोफॉस्फेट इनिशियली यहाँ पे प्रेजेंट था वो रिलीज हो जाएगा। So this is a reaction which is catalyzed by cytokinin synthase, जो कि अल्टीमेटली इन दो इंटरमीडिएट्स की कंडेंसेशन करवा रहे हैं। फाइनली आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड स्टेप के अंदर हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, बिकॉज इससे पहले भी हमने देखा है कि ऑक्सीजनेसिस और हाइड्रोक्सिलेसिस दीज आर द एंजाइम्स जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइल ग्रुप को किसी स्पीशी के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। सो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप की, जो कि नॉर्मली यहाँ पे यू कैन सी कि नॉर्मल मिथाइल फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो गया। So this hydroxylase enzyme will introduce a hydroxyl group from water or from any other source. इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएगा और इसको इसकी हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम है जो कि आपने यहाँ पे साइटोकाइनिन सिंथेज के प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट आपके स्टेप्स के अंदर जो दो इंटरमीडिएट्स हैं, दो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, एक स्टेप के अंदर आपके पास ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा और सेकंड स्टेप के अंदर ये राइबोज जो है ये रिमूव होगा। सो इन दो स्टेप्स के रिजल्ट में आपके पास अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है ये अल्टीमेटली जियाटिन में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज अ साइटोकाइनिन, जिसमें आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट से है और यहाँ पे ये जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है ये आपके पास, सॉरी एडेनिन बेस है, ये एडेनिन यहाँ पे एएमपी न्यूक्लियोटाइड ने डोनेट किया और यहाँ से जो राइबोज और फॉस्फेट था वो टू डिफरेंट स्टेप से रिलीज हो चुका है। So these are the 2 to 3 different reactions जिनके थ्रू आपके पास ये जो दो इंटरमीडिएट थे ये अल्टीमेटली साइटोकाइनिन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब साइटोकाइनिन एक दफा प्रोड्यूस हो गया तो ये प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन को रेगुलेट करेगा। सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला ऑक्सिन हार्मोन भी था, लेकिन ऑक्सिन ने जो है वो नॉर्मली शूट्स और रूट्स के अंदर जो एपिकल डोमिनेंस है उसको इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ये लेटरल रीजन जो है, लाइक जो प्लांट के पोर्शन हैं जो कि लेटरल पोर्शन है वहां पे ये सेल डिवीजन को एनहांस करेगा। सो वी कैन से कि ये ऑक्सिन की तरह ये भी जो है वो एक्ट करता है, ये एपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करता है, लेकिन ये ऑपोजिट रीजन के अंदर करता है। वहां पे आपने एपिकल एपिसिस के अंदर देखी थी आपके जो प्लांट्स के सिरे हैं, जो आपके शूट्स हैं, रूट्स हैं, वहां पे जाके ये उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये लेटरल रीजन के अंदर प्लांट्स की जो स्टेम्स के जो पोर्शन हैं या जो रूट्स की जो आप कह लें विड्थ है उसको इंक्रीज कराने में ये अपना रोल प्ले करेगा। यानी ये दोनों जो हार्मोन्स है ये ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर प्लांट्स की जो है वो सेल डिवीजन करवा रहे हैं, एक एपिसिस में करवा रहा है और दूसरा लेटरल रीजन के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। सिमिलरली ये जो हार्मोन है साइटोकाइनिन ये सेनेसेंस यानी जो एजिंग का प्रोसेस है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो फ्रूट की नॉर्मली ग्रोथ है उसको जो है वो डिले करता है। साइटोकाइनिन नॉर्मली जो है वो इथाइलिन के ऑपोजिट एक्ट करते हैं। लाइक इन दो स्टेटमेंट्स को आप माइंड में रखते हुए इस पॉइंट को जस्टिफाई आप लोगों ने करना है कि किस तरह से साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन के ऑपोजिट एक्ट करता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑक्सिन नॉर्मली एपिसिस में जो है वो सेल ग्रोथ को इनहांस करता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये लेटरल रीजन के अंदर जो है वो ग्रोथ को इनहांस कर रहा है। दूसरी तरफ मैं ये कह रही हूँ कि जो साइटोकाइनिन है ये इथाइलिन के एंटागोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है। इट मीन्स कि जो इथाइलिन है ये नॉर्मली सेनेसेंस को प्रमोट करता है और जो साइटोकाइनिन है ये इसे रिटार्ड करता है, ये एजिंग का जो प्रोसेस है उसे कम करता है, उसे डिक्रीज करेगा। समटाइम्स ये जो साइटोकाइनिन्स हैं इनकी ये वाली जो प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि दे कैन रिटार्ड सेनेसेंस, ये जो एजिंग का प्रोसेस है यानी लीव्स की, फ्रूट्स की या प्लांट का कोई भी पार्ट जहाँ पे साइटोकाइनिन की अबंडेंस है उसकी जो एजिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, उसमें वो ज्यादा देर तक अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो उसकी यंग कन्फर्मेशन है उसके अंदर रहेगा। यानी लीव्स हैं अगर तो वो अपनी येलोइश कन्फर्मेशन की तरफ नहीं जाएंगे, उस फॉर्म के अंदर नहीं जाएंगे, वो अपने ग्रीन जो रीजन है उसको मेंटेन करके रखेंगे जब तक उनके अंदर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन जो है वो सिग्निफिकेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है तो इट मीन्स कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज सम इंसेक्ट्स
ये साइटोकाइनिन की इस प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए भी यूज करते हैं। लाइक देयर आर सम बटरफ्लाइज जो कि प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को नॉर्मली यूज करती हैं अपने न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये साइटोकाइनिन्स को प्रोड्यूस करा के उनको एक्सक्रीट करती हैं, उनको अपने स्लाइवा के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंटली उनको वहां पे जो है वो रिलीज करती हैं उस फ्रूट के ऊपर या उस लीफ के ऊपर जिसके ऊपर नॉर्मली ये ग्रो कर रही होती है। अगर तो ये साइटोकाइनिन्स को अपने स्लाइवा के थ्रू उस फ्रूट या लीफ के ऊपर सिक्रीट करेंगी, इट मीन्स कि वो लीफ या फिर वो फ्रूट जो है वो इतनी जल्दी जो है उसकी राइपनिंग नहीं होगी, इतनी जल्दी उसमें अगर वो राइप हो चुका है तो उसका जो डिके है वो इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। यानी जो फ्रूट या लीफ है वो अपनी फ्रेश फॉर्म में ज्यादा देर देर तक रहेगा, उसकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। सो इस तरह से ये जो बटरफ्लाइज हैं ये अपनी जो फ्रूट है या इनके जो लीव्स हैं उनको रेस्क्यू करके करके रखते हैं, उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा के रखते हैं। एंड दैट्स वाई हम प्लांट्स के जो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर ये बटरफ्लाइज या इंसेक्ट्स ग्रो कर रहे होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करेंगे कि दे विल बी द ग्रीन, जबकि बाकी जो प्लांट्स के बाकी पोर्शंस हैं बाकी पार्ट्स हैं हो सकता है कि वो इन्वायरमेंटल डेटीरिएशन की वजह से येलोइश हो चुके हों या उनका डिके या डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुकी हो। तो ये जो साइटोकाइनिन्स है ये प्लांट्स के अंदर एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं जिसकी वजह से प्लांट ज्यादा देर के लिए अपनी जो ग्रीन फॉर्म है उसके अंदर रह सकता है, अपनी मेच्योर कन्फर्मेशन को मेंटेन करके रखता है। तो साइटोकाइनिन्स ये तो एक इम्पोर्टेंट मैंने इवेंट आप लोगों को बताया जो कि बटरफ्लाइज या बाकी जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। साइटोकाइनिन्स ऑक्सिन्स या जिब्रेलिन्स की तरह प्लांट्स को किस तरह से इफेक्ट करता है? नॉर्मली जिन रिसेप्टर्स के साथ ये हार्मोन बाइंड करता है, ये रिसेप्टर इनके पास प्रॉपर्टी है कि दे कैन अंडरगो ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि ये रिसेप्टर्स अपनी फॉस्फोराइलेशन करवा सकते हैं, खुद से फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू दी लिगेंड मॉलिक्यूल। सो अपनी फॉस्फोराइलेशन करवाने के बाद या ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डाउनस्ट्रीम जितने आगे एंजाइम्स होंगे उनकी फॉस्फोराइलेशन करवा के उन्हें एक्टिवेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पाथवे को देखिए कि साइटोकाइनिन जो है ये सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को लेके किस तरह से जाता है। सो नॉर्मली जो रिसेप्टर्स हैं जो साइटोकाइनिन्स के रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे जाके इस फाइटो हार्मोन ने बाइंड करना है, these receptors are dimeric histidine kinases। डायमेरिक रिसेप्टर मींस कि आपके पास ये रिसेप्टर्स की दो डोमेन्स होंगी, ये मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं होंगे बल्कि डायमेरिक फॉर्म में होंगे। दिस इज द वन डोमेन ऑफ द रिसेप्टर साइटोकाइनिन रिसेप्टर, और इसके बिल्कुल साथ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द सेकंड डोमेन। सो दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है कि दीज आर दी डायमेरिक हिस्टिडीन काइनेसेस रिसेप्टर्स। इन्हें हिस्टिडीन काइनेसेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी ऑटोफॉस्फोराइलेशन जिस अमाइनो एसिड पे होगी नॉर्मली दिस इज हिस्टिडीन। इससे पहले हमने ये चीज देखी है कि हमारे पास जो मेजर साइट्स हैं जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है दीज आर टायरोसिन, आई थिंक 3 अमाइनो एसिड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, टायरोसिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। लेकिन समटाइम्स देयर आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द काइनेसेस जो कि हिस्टिडीन को भी यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इनके नेम्स के साथ ही आप जो है वो हिस्टिडीन की प्रीफिक्स को ऑब्जर्व करेंगे कि इन्हें हम कहते हैं हिस्टिडीन काइनेसेस हैं बिकॉज दीज आर द स्पेसिफिक काइनेसेस जहाँ पे हिस्टिडीन पे जाके फॉस्फोराइलेशन होती है। सो साइटोकाइनिन के जो रिसेप्टर्स हैं इनकी जो मेजर स्पेशलिटी है यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि दीज आर दी ऑटोफॉस्फोराइलेटेड काइनेसेस, दीज आर दी डायमेरिक हिस्टिडीन काइनेसेस। ये ऐसे काइनेसेस हैं जो कि डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट हैं और हर एक मोनोमर के अंदर यू विल ऑब्जर्व देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड हिस्टिडीन, दिस वन। यानी दोनों मोनोमर्स के अंदर एक एक हिस्टिडीन अवेलेबल है। इसके अलावा इनके अंदर हिस्टिडीन के अलावा एक और भी अमाइनो एसिड अवेलेबल है। लाइक दो हिस्टिडीन ऑब्जर्व किया, हिस्टिडीन के अलावा द सेकंड टाइप ऑफ द अमाइनो एसिड इज एस्पार्टेट, जिसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दिस इज द सेकंड अमाइनो एसिड एस्पार्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोकाइनिन का जो रिसेप्टर है इट इज डाइमर, मीन्स उसमें दो डोमेन्स हैं। उसके बाद हमने ये चीज देखी है कि हर एक डोमेन में एक एक हिस्टिडीन और एक एक एस्पार्टेट अवेलेबल है। इट मीन्स एज अ होल इस पूरे के पूरे रिसेप्टर में वी हैव 2 हिस्टिडीन एंड 2 एस्पार्टेट जो कि फॉस्फोराइलेट हो सकते हैं। सो साइटोकाइनिन की बाइंडिंग के साथ जैसे ही साइटोकाइनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा
तो रिसेप्टर के अंदर जो है ये जो दो साइट्स हैं, ये जो दो अमाइनो एसिड्स हैं हिस्टिडीन एंड एस्पार्टेट, इनकी जो है वो फॉस्फोराइलेशन हो सकती है। लाइक अपॉन बाइंडिंग ऑफ द साइटोकाइनिन द टू हिस्टिडीन काइनेसेस फॉस्फोराइलेट देयर हिस्टिडीन रेसिड्यू रेसिप्रोकली। रेसिप्रोकली मींस कि आपके यहाँ पे ये जो डाइमर्स हैं इसमें से ये वाला डाइमर इस हिस्टिडीन को फॉस्फोराइलेट करा देगा और ये वाला जो डाइमर है वो इस हिस्टिडीन की फॉस्फोराइलेशन करा देगा। यानी रेसिप्रोकल मैनर में एक मोनोमर जो है वो दूसरे मोनोमर को फॉस्फोराइलेट कराने का पोटेंशियल रखता है। एंड यू कैन सी हियर कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस केस में सिर्फ एक डाइमर पे हाईलाइट करके दिखाया गया है। डाइमर का सिर्फ जो एक मोनोमर है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप को दिखाया गया, बट इट डजंट मीन कि सिर्फ इसी मोनोमर की फॉस्फोराइलेशन होनी है। दोनों मोनोमर जो हैं, जो दोनों मोनोमर्स हैं इंडिविजुअली इनके हिस्टिडीन जो हैं इनकी फॉस्फोराइलेशन है। सो साइटोकाइनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। साइटोकाइनिन की बाइंडिंग के बाद आपके जो हिस्टिडीन काइनेसिस है वो इन हिस्टिडीन को फॉस्फोराइलेट कराएंगे। फॉस्फोराइलेशन के बाद ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हिस्टिडीन से आगे एस्पार्टेट पे ट्रांसफर होगा और सेल्स ने आगे जितनी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करवाना है, यू कैन सी हियर कि हर प्रोटीन की जो फॉस्फोराइलेशन है वो या तो हिस्टिडीन पे हो रही है या फिर एस्पार्टेट पे हो रही है। इट मीन्स कि फ्रॉम द स्टार्ट ये जो काइनेसिस हैं दे आर स्पेसिफिक फॉर द हिस्टिडीन और फॉर द एस्पार्टेट। ये हिस्टिडीन या एस्पार्टेट के अलावा किसी और पोजीशन पे जाके फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो ये जो नॉर्मल पाथवे है ये आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को ये जो टेक्स्ट है इसको समझने के लिए यहाँ पे ऐड किया डायग्राम कि इस रिसेप्टर की और लिगेंड की इंटरेक्शन के बाद किस तरह से जो है वो काइनेसिस सेल्स के अंदर एक्टिवेट होंगे। तो इस फिगर को आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी जो सिग्नलिंग है ये साइटोकाइनिन मीडिएटेड सिग्नलिंग, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने सिर्फ देखना है, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। लाइक आप लोगों को यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को भी देखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने सिर्फ इन डोमेन्स को देखना है कि इन डोमेन्स के अंदर कौन कौन से रेजिड्यूज हैं जिनको साइटोकाइनिन जो है वो फॉस्फोराइलेट करवा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अभी तक आप लोगों के पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये से कहा है कि यहाँ पे आपके पास जो आगे ट्रांसमीटर प्रोटीन्स हैं, ट्रांसमीटर प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं जो कि न्यूक्लियस में जाके जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। ये रिसेप्टर अपनी फॉस्फोराइलेशन या ऑटो फॉस्फोराइलेशन के बाद इन ट्रांसमीटर प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन कराएगा। एंड यू कैन सी कि फॉस्फोराइलेशन के बाद ये प्रोटीन्स अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में आ रही हैं और जाके जीन्स के एक्सप्रेशन को जो है वो रेगुलेट कर रही हैं। वो एक्सप्रेशन कम भी कर सकती हैं और ज्यादा भी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो जीन्स किस पाथवे के साथ। सो अपॉन फॉस्फोराइलेशन ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे, ट्रांसमीटर प्रोटीन्स, और आगे जाके ये जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पर एक्ट करेंगे, जस्ट लाइक द ऑक्सिन। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? क्लियर है नेक्स्ट आपके मैम। पास जो हार्मोन है द फोर्थ टाइप ऑफ द फाइटो हार्मोन दिस इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड में आपके पास जो है वो 2 से 3 ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि आप ऑब्जर्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस हार्मोन के बारे में कहा जाता है कि ये प्लांट के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। लाइक इससे पहले आपने किसी फाइटो हार्मोन के अंदर इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व नहीं किया, ग्रोथ को ऑब्जर्व किया या आपने सीड्स की जो है वो डोरमेंसी को टर्मिनेट करने का प्रोसेस या फ्लावरिंग को रेगुलेट करने वाले प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। बट दिस इज द हार्मोन जो कि प्लांट्स के अंदर वाटर बैलेंस यानी किस कंडीशन के अंदर प्लांट्स ने अपने स्टोमेटास को ओपन रखना है, किस कंडीशन के अंदर प्लांट्स का जो स्टोमेटास है वो क्लोज रहेंगे, ये उस चीज को रेगुलेट करेगा। और ये किस तरह से रेगुलेट करेगा? बिकॉज इट विल प्रोड्यूस अ नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एनिमल सेल्स के अंदर वेसोडाइलेटर्स के तौर पे एक्ट करता है, यानी ये वेन्स को जो है वो उनके डायमीटर्स को कम या ज्यादा करता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर ये जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जो है ये रेगुलेट करती है कि प्लांट्स किस कंडीशन के अंदर अपने जो है वो स्टोमेटा को ओपन करेंगे और किस कंडीशन के अंदर उस स्टोमेटा को क्लोज रखेंगे। सो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये इस पाथवे के अंदर इन्वॉल्व होगा जो कि अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करता है और इस नाइट्रिक ऑक्साइड के हिसाब से प्लांट्स जो है वो फिर अपने स्टोमेटा को रेगुलेट करेंगे। सो दिस इज हाउ कि ये प्रोसेस, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लांट्स के अंदर वाटर को बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इसकी स्पेशलिटी है एब्सिसिक एसिड की
कि ये विविपेरिडी को रेगुलेट करता है। लाइक विविपेरिडी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जो फ्रूट्स हैं इनके अंदर जो नॉर्मली सीड्स होते हैं, वी ऑल नो कि ये सीड्स उस फ्रूट के अंदर जर्मिनेट नहीं करते, वो फ्रूट से अलग होते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे हम उन्हें कंज्यूम करके जो है वो डिस्पर्स करें या समटाइम्स जो है वो विंड की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से जो सीड्स हैं ये फ्रूट से डिस्पर्स होते हैं, उससे अलग होते हैं, सॉइल में जाते हैं और फिर जर्मिनेट करते हैं। बल्कि विविपेरी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें ये जो सीड्स हैं ये फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, यानी प्रीवियस फ्रूट के अंदर आपके जो सीड्स अवेलेबल है वो न्यू फ्रूट फॉर्मेशन के लिए जर्मिनेट होना शुरू हो गए। सो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास जो हार्मोन अवेलेबल है, दिस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स कि ये आपके पास जो है वो एक तो विविपेरी को कंट्रोल कर रहे हैं, विविपेरी की कंडीशन जो है उनको प्रिवेंट कर रहे हैं, प्लांट्स को जो है उनके सीड्स को जर्मिनेट नहीं होने देता प्रीवियस फ्रूट के अंदर, और दूसरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। So apart from these events, इसकी जो बायोसिंथेटिक है जस्ट लाइक द जिब्रेलिन, यहाँ पे भी आप कॉम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, और जस्ट लाइक द जिब्रेलिन बायोसिंथेटिक पाथवे यहाँ पे भी आप लोगों ने सिर्फ इंटरमीडिएट्स को माइंड में रखना है कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स जो हैं ये अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सो यू कैन सी के हियर द सेम इंटरमीडिएट इज अवेलेबल जो कि जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस में यूज था, विच वाज जिरानाइल पायरोफॉस्फेट। सो वहां पे ये जो इंटरमीडिएट था ये अल्टीमेटली एंड कॉरीन के अंदर कन्वर्ट हुआ था, लेकिन यू कैन सी है कि यहाँ पे आपका जो रेगुलेटरी इंटरमीडिएट है, जो सेकेंड मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो एंड कॉरीन नहीं है बल्कि ये वायोला जेंथीन मॉलिक्यूल है जो कि अल्टीमेटली एब्सिसिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। एंड फाइनली दिस एब्सिसिक एसिड आफ्टर प्रोडक्शन प्लांट के ये जो दो मैकेनिज्म मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है इनको रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करेगा। सो एब्सिसिक एसिड के अलावा द नेक्स्ट टाइप ऑफ द फाइटोहार्मोन इज इथाइलिन, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने इथाइलिन का फ्रूट राइपनिंग के साथ जो लिंक है उसे पहले देखा होगा। ये किस तरह से फ्रूट्स की राइपनिंग को कंट्रोल करता है और इसकी इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसको हम देखते हैं। इससे पहले एक फाइटोहार्मोन ऐसा है जिसकी मैंने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों के सामने डिस्कस की है कि ये ग्रेपलेस सॉरी सीडलेस फ्रूट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करने में यूज होता है। और इसके अलावा एक और फाइटोहार्मोन है जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड दिस फाइटोहार्मोन इज इथाइलिन। सो जिब्रेलिन ऐसा फाइटोहार्मोन है जो कि सीडलेस फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस है इसकी या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से आपके पास जो इथाइलिन है ये फ्रूट्स की राइपनिंग में यूज होता है, यानी अगर आपके पास कोई फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि अभी अपनी मेच्योर फॉर्म में नहीं आए या उनकी राइपनिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, तो इथाइलिन का अगर आपने एक्सपोजर दे दो या इथाइलिन की कंसंट्रेशन उस एरिया के अंदर इंक्रीज कर दो, स्टोर हाउस के अंदर इंक्रीज कर दो जहाँ पे वो फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो ये फ्रूट्स जो है वो नॉर्मली अपनी जो मेच्योर फॉर्म है उसको अचीव करना शुरू कर देंगे, यानी ये राइप होना शुरू कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइलिन का जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है इसे देख लेते हैं और उसके बाद इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसकी तरफ मूव करते हैं कि क्या सिर्फ फ्रूट राइपनिंग में ही इथाइलिन यूज होता है या इसके अलावा भी जो इवेंट्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइलिन की जो बायोसिंथेसिस के लिए आपके पास इंटरमीडिएट्स हैं जस्ट लाइक द साइटोकाइनिन, यहाँ पे भी यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटरमीडिएट्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। फर्स्ट वन इज एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन एंड सेकंड वन यू कैन सी हियर कि ये आपके पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, एंड सेकंड वन यू विल सी कि एंजाइम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट इंटरमीडिएट्स को कंज्यूम करेगा और इंटरमीडिएट्स को कंज्यूम करते हुए यहाँ पे ये जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है इसको फर्दर टू इंटरमीडिएट्स के अंदर कन्वर्ट करेगा विच विल एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द इथाइलिन। सो स्टार्टिंग में आपके पास जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन सी हियर कि दिस इज द एडेनिन राइबोज शुगर, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, दिस इज द अमाइनो एसिड मिथ्योनिन। सो ये जो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन है दिस वन, ये आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे इट विल एक्ट एज द प्रिकर्सर जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा एसीसी सिंथेज, जो कि यहाँ पे इस बॉन्ड को, ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आपके पास नॉर्मली दिस मिथ्योनिन इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और ये जो सल्फर है दिस इज द पोजीशन
जहाँ पे आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सल्फर अपनी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में है या न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में। सो ये जो एसीसी सिंथेज है, यहाँ पे दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड, जो कि नॉर्मली एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन के अंदर प्रेजेंट है। सो इस बॉन्ड की क्लीवेज के बाद यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास ये वाला जो फ्रेगमेंट है, दिस वन, ये अब नॉर्मली इस सल्फर के साथ जो प्रीवियसली बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू अटैच था, यहाँ पे ये बॉन्ड अब नहीं रहा, बिकॉज ये जो इंजाइम है इसने यहाँ पे सल्फर और कार्बन के दरमियान जो हाई एनर्जी बॉन्ड प्रीवियसली अवेलेबल था उसे ब्रेक कर दिया। सो द टू इंटरमीडिएट्स जो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें से ये वाला जो इंटरमीडिएट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड मेथियोनिन, दिस इंटरमीडिएट विल अंडरगो द फर्दर ऑक्सीजनेशन, इसकी जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये अल्टीमेटली अपनी इथाइलिन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी ये वाला जो पूरे का पूरा पोर्शन है, यहाँ पे यू कैन सी के ऑक्सीजन की वजह से इस स्ट्रक्चर की जो है वो क्लीवेज होगी। ये जो एंजाइम है एसीसी ऑक्सीडेज सेकेंड एंजाइम, ये यहाँ पे इन टू कार्बन फ्रेगमेंट्स को, ये वाले जो फ्रेगमेंट्स यू कैन सी है, इन फ्रेगमेंट्स के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड तो इंट्रोड्यूस कराएगा। किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएगा? बिकॉज प्रीवियसली ये जो दो कार्बन एटम्स है, दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद दिस एंड दिस कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम। तो ये वाले बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद ये जो टू कार्बन फ्रेगमेंट्स हैं, ये अपनी वैलेंसीज को पूरा करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, जो कि यहाँ पे इन बॉन्ड्स की ब्रेकेज की वजह से प्रोड्यूस होगा। और पीछे जो बचने वाला आपके पास यहाँ पे यूनिट है, ये जो टू कार्बन फ्रेगमेंट्स हैं, ये अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। HCN का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये अगले ही स्टेप में, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूट्रलाइज भी हो जाता है। सो अल्टीमेटली आपके पास जो एस एडिनोसाइल मिथियोनिन है, इट विल एक्ट एज द प्रिकर्सर फॉर द इथाइलिन, और इस प्रोसेस के अंदर दो एंजाइम जो है वो एसीसी सिंथेज एंड सिमिलरली आपके पास जो सेकंड एंजाइम है एसीसी ऑक्सीडेज, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉन्ड को क्लीव कराएंगे, और सेकंड स्टेप में जो इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसकी ऑक्सीडेशन करवा के एक जो इथाइलिन है, जो टू कार्बन फ्रेगमेंट है जिसमें आपके पास जो है वो हार्मोन लाइक एक्टिविटी अवेलेबल है, इसको ये सिंथेसाइज कराएंगे। सो इथाइलिन की प्रोडक्शन के बाद आप लोगों के पास जो सबसे पहला इवेंट है वो ये है कि इथाइलिन जो है ये सेनेसेंस को इंट्रोड्यूस कराएगी, यानी इसको इंड्यूस कराएगी। इससे पहले हमने एक फाइटोहार्मोन ऐसा पढ़ा है जो कि प्लांट्स के अंदर एजिंग के प्रोसेस को या सेनेसेंस को जो है वो इनहिबिट करता है या उसको प्रिवेंट करता है, और दैट्स व्हाई सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स इस प्रॉपर्टी को कंज्यूम करते हुए अपनी फूड को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन इथाइलिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। साइटोकाइनिन में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, और वहां पे हमने ये चीज भी कही थी कि साइटोकाइनिन समटाइम एक्ट एज दी एंटागोनिस्ट ऑफ इथाइलिन, यानी ये इथाइलिन के ऑपोजिट एक्ट करती है। और दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम इस पॉइंट को जो है वो क्लियर भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये साइटोकाइनिन के ऑपोजिट वर्क कर रही है। साइटोकाइनिन इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, जबकि इथाइलिन जो है ये इस प्रोसेस को क्या कर रही है, इंड्यूस कर रही है। सो प्लांट जो है वो इथाइलिन की प्रेजेंस में ज्यादा जल्दी इनके अंदर जो है वो राइपनिंग होगी, ज्यादा जल्दी ये अपनी मेच्योर फॉर्म में आएंगे, और इसी तरह से इनकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी होगा। तो ये सेनेसेंस को भी इंट्रोड्यूस कराएगा, और इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस है या जो एक्सिशन का प्रोसेस है, एक्सिशन मीन्स के मेच्योर फ्रूट का या मेच्योर पार्ट्स ऑफ प्लांट का जो है वो अपने पेरेंट स्ट्रक्चर से डिटैच होना, यानी फ्रूट राइपनिंग के बाद जो है वो इथाइलिन की प्रेजेंस में फ्रूट ना सिर्फ राइप होगा बल्कि वो अपने जो प्लांट है उससे डिटैच भी हो जाएगा, वहां से इसकी एक्सिशन भी हो जाएगी, ये रिमूव भी हो जाएगा। सो दीज आर दी 2 to 3 इवेंट्स जो कि इथाइलिन ने जो है वो रेगुलेट करने हैं। इसमें सेनेसेंस को इंड्यूस कराना है, फ्रूट की राइपनिंग करानी है, और राइपनिंग के साथ फ्रूट की एक्सिशन भी करानी है, यानी उसको उसके पेरेंट प्लांट से डिटैच भी कराना है। सो इसकी इस सिग्निफिकेंस को माइंड में रखते हुए समटाइम्स, बल्कि अब तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इथाइलिन की इस प्रॉपर्टी को इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। यानी ऐसे सारे फ्रूट्स जो कि अपनी मेच्योर फॉर्म में या राइप फॉर्म में ज्यादा जल्दी डिटीरियोरेट हो सकते हैं या ज्यादा जल्दी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इन फ्रूट्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है उनकी राइपनिंग से पहले। लाइक एप्पल हो गया, इसमें टोमेटो हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, ये सब ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको इनकी राइपनिंग से पहले इनकी इमेच्योर फॉर्म के अंदर ही हार्वेस्ट करवा लिया जाता है, और जब इन्हें मार्केट में लाना होता है उससे कुछ टाइम पहले इनके अंदर जो इथाइलिन है उसका स्प्रे करके इनके अंदर जो राइपनिंग है उसे
प्रमोट किया जाता है। सो दैट्स व्हाई हम इन प्लांट्स को जो है वो डेटीरिएशन से बचा लेते हैं। लाइक पहले जो प्रीवियस केसेस थे इथाइलिन की, जब ये प्रॉपर्टी नोन नहीं थी, तो उस केस में प्लांट्स को जो है वो तब हार्वेस्ट किया जाता था जब वो राइप होते थे, और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही ये प्लांट्स जो है ये वेस्ट हो जाते थे। इनके जो फ्रूट्स हैं वो वेस्ट हो जाते थे, बिकॉज ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि विद इन डेज डिटीरिएट होते हैं। सो अब इस प्रॉपर्टी के जो है वो बेनिफिट्स ये है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लांट्स को हम उन कंडीशंस के अंदर रखते हैं जहाँ पे नॉर्मली ये अपनी जो है वो राइपनिंग की तरफ नहीं जा सकते, और फिर जब हमने इन्हें मार्केट में लाना होता है तो उस पॉइंट के ऊपर हम ऐसी कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करा देते हैं जब प्लांट्स जो है वो अपनी इमेच्योर से मेच्योर फॉर्म की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। सो these are the different types of the phytohormones जो कि normally plants के अंदर available हैं। apart from these hormones like इथाइलिन तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इन हार्मोन्स के अलावा प्लांट्स के अंदर समटाइम्स स्टीरॉयड हार्मोन्स भी अवेलेबल होते हैं। लाइक एनिमल सेल्स के अंदर हम कहते हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके बाइंड कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स की फंक्शनिंग है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि नॉर्मली एनिमल सेल्स के अंदर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर, दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये सीधा न्यूक्लियस में जाके वहां पे जो अपना फंक्शन है उसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स के प्लांट सेल्स के अंदर यहाँ पे एक जो है वो थोड़ा सा हम डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट सेल्स के अंदर ये हार्मोन्स रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, और ये रिसेप्टर्स नॉर्मली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट द नेचर ऑफ द रिसेप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स। लाइक यहाँ पे जो ऐसे रिसेप्टर्स जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमेशा इनमें ल्यूसीन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। ल्यूसीन रिच रिपीट रिसेप्टर लाइक काइनेसेस विल बी द रिसेप्टर्स जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। सो हमेशा ये वो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमेशा प्लांट में जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनके साथ बाइंड करेंगे, और उनकी बाइंडिंग के बाद ये काइनेसेस एक्टिवेट होंगे, और ये डाउनस्ट्रीम जो ट्रांसमीटर प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन के बाद अपना जो इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स है उसे प्रोड्यूस करवाएंगे। सो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रीवियसली इनकी जो बायोकेमिकल सिग्निफिकेंस है वो नोन नहीं थी, बिकॉज ये चीज़ पहले नोन ही नहीं थी कि प्लांट्स के अंदर भी स्टीरॉयड हार्मोन्स अवेलेबल हैं या नहीं। सो रिसेंटली जैसे इन स्टीरॉयड हार्मोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसके बाद देयर आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ द बायोकेमिकल पाथवेज जिनके अंदर इनकी सिग्निफिकेंस को भी ट्रेस किया गया है। लाइक अगर सबसे पहले आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जस्ट लाइक द बायोसिंथेटिक पाथवेज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द एनिमल सेल, जहाँ पे हम कहते हैं कि स्क्वालिन इज अ प्रिकर्सर जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। लाइक अगर आप एनिमल सेल्स के अंदर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है उनकी बायोसिंथेसिस को देखें तो वहां पे भी यही इंटरमीडिएट यूज होता है स्क्वालिन, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। सो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बेशक जो प्रिकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन का वो सेम है, लेकिन फर्दर जो इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं उन इंजाइमेटिक कैटालाइज्ड रिएक्शंस के डिफरेंट होने की वजह से मैम आपके पास जी बच्चे जी जी मैम बस कर चलिए। सो यहाँ पे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं प्लांट्स के अंदर, स्टीरॉयड हार्मोन्स उनको मैं एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनके साथ कंपेयर कर रही हूँ, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो प्रिकर्सर है इन स्टीरॉयड हार्मोन्स का, दिस प्रिकर्सर इज सेम। यहाँ पे मैं आप लोगों से पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आप लोगों के पास सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ये रिंग इन्वॉल्व नहीं है वो स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने करने हैं। लेकिन जिन जिन हार्मोन्स के अंदर, जिन फाइटो हार्मोन्स के अंदर इस तरह से कॉम्प्लेक्स एंजाइमेटिक रिएक्शन एरोस की फॉर्म में सिर्फ बताए गए हैं, यानी वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि बुक में भी एक्सप्लेन नहीं किए गए, वो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को देखना है, जिन रिएक्शंस के अंदर या जिन बायोसिंथेटिक पाथवेज के अंदर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो बताया उनको आप लोगों ने करना है। लेकिन जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन नहीं किए, सिर्फ इंटरमीडिएट्स के नेम्स के साथ आपको बताया, उस केस में आपको स्ट्रक्चर्स भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी आपने सिर्फ इंटरमीडिएट्स के नेम्स और उनकी जो एंड प्रोडक्ट है उसको माइंड में रखना है। So, यहाँ पे जो प्रिकर्सर है, दिस प्रिकर्सर इज स्क्वालिन, द सेम प्रिकर्सर जो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज जो कि एनिमल सेल्स के अंदर हो रहे हैं। दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे जो
एंड प्रोडक्ट है वो स्टीरॉयड हार्मोन्स डिफरेंट है एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर। सो नॉर्मली मैंने आप लोग से ये कहा है कि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं ये खास किस्म के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। इन रिसेप्टर्स की स्पेशलिटी ये है कि इनके अंदर ल्यूसीन रिच रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी मल्टीपल जो ल्यूसीन रिच फ्रेगमेंट्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ रिपीट रीजन्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे इन काइनेसिस के अंदर। एंड दिस इज द स्पेशलिटी, दिस इज द सिग्निफिकेंस जो कि बाकी काइनेसिस से इन्हें डिफरेंशिएट करेगी और इस पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि ये काइनेसिस जो है ये बाकी काइनेसिस से डिफरेंट किस तरह से। तो जब ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो कि एक तरह का स्टीरॉइड हार्मोन है ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो इसके बाद जो होने वाले बाकी सिग्नलिंग कैस्केड्स हैं, सिग्नलिंग पाथवेज हैं, वो इतने अच्छी तरह से नोन नहीं है, लेकिन इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो किन किन पाथवेज के अंदर ये अपना रोल प्ले करते हैं ये तब जो है वो ज्यादा ऑब्वियस हुई जब हमने उन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, उन प्लांट्स को कंपेयर किया जिनके अंदर ब्रेसिनोस्टेरॉइड नहीं था उन प्लांट्स के साथ जिनके अंदर ब्रेसिनोस्टेरॉइड की सिग्निफिकेंट अमाउंट अवेलेबल थी। सो वी ऑब्जर्व कि इस केस में आपके जो डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, लाइक ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ये स्टीरॉयड हार्मोन अवेलेबल नहीं था वहां पे फर्टिलिटी भी उनकी लो थी, उनमें जो नॉर्मल ग्रोथ का रेट है वो भी कम था जिसकी वजह से इनकी हाइट जो है इन प्लांट्स की वो भी लो थी। इसके अलावा जो एपिकल डोमिनेंस का प्रोसेस नॉर्मली ऑक्सिन रेगुलेट करता है उस प्रोसेस के अंदर भी जो है वो रिडक्शन देखी गई थी। इट मींस समहाउ ये ऑक्सिन के प्रोसेस को भी रेगुलेट करते हैं, ऑक्सिन जो एपिकल डोमिनेंस को इनहांस करता है तो हो सकता है कि ऑक्सिन के साथ मिलकर इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो दीज आर दी प्रोसेसेस जिनकी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन या किस तरह से किन एंजाइमेटिक पाथवेज के थ्रू इन्हें जो है वो लिंक किया जा सकता है ये इतना अच्छी तरह से स्टेब्लिश तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को वैसे आइडिया होना चाहिए कि किन किन पाथवेज के अंदर ये ब्रेसिनोस्टेरॉइड दे आर सपोज टू प्ले देयर रोल। अगर ये इन पाथवेज के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उनके एंड रिजल्ट हमारे पास ये आ रहे हैं, मीन्स के कहीं ना कहीं ये यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। सो ब्रेसिनोस्टेरॉइड के बाद आपके पास जो लास्ट हार्मोन्स हैं दीज आर दी पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी पहले आप लोगों ने फाइटो हार्मोन्स डिस्कस किए, फाइटो हार्मोन्स के बाद मैंने स्टीरॉइड हार्मोन्स में ब्रेसिनोस्टेरॉइड की बात की है और ब्रेसिनोस्टेरॉइड के बाद अब हम कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करने लगे हैं which have the role in defense mechanism of the plant। यानी ये ऐसे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट्स को इंसेक्ट्स के अटैक से या बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं उनके अटैक से बचा के रखते हैं। एंड नॉर्मली दीज हार्मोन्स आर पेप्टाइड इन नेचर। So histamines and jasmonic acid are the two हार्मोन्स जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और ये नॉर्मली एक्ट करते हैं एज द प्रोटीनेज इनहिबिटर। पहले इस चीज को माइंड में क्लियर कीजिएगा कि नॉर्मली हमारे पास जो प्लांट्स हैं वी ऑल नो कि देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे भी यूज करते हैं। लाइक प्लांट्स जो हैं वो जब अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कराती हैं उन अमाइनो एसिड्स नाइट्रोजन को जो है वो अपने डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा लेती हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड है अमाइनो एसिड्स हैं। तो देयर आर दी सम टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी नाइट्रोजन की नीड्स को पूरा करने के लिए इन प्लांट्स को यूज करती हैं। इन प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद यहाँ से नाइट्रोजन को है वो यूज करती हैं इनकी प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करके। सो देयर आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन्स जो कि प्लांट प्रोड्यूस करता है और इन प्रोटीन्स को उन इंसेक्ट्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट से प्रोटीन्स को सक करेंगे, प्रोटीन्स को वहां से जो है वो पिक करेंगे। उन्हें नहीं पता कि ये प्रोटीन्स उनके लिए बेनिफिशियल हैं या ये प्रोटीन्स आगे जाके उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म है उसे डैमेज करने लगे। सो प्लांट्स ऐसी प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसेक्ट्स के अंदर जाके आप कह सकते हैं कि उनके जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करना शुरू कर देंगे। सो दीज आर दी टू प्रोटीन सिस्टमिन्स एंड जस्मोनिक एसिड जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में से पिक करेंगे, प्लांट्स में से सक करेंगे और जब ये अपने जो है वो गट के अंदर इन प्रोटीन्स को लेके जाएंगे तो दे विल ऑब्जर्व कि ये प्रोटीन्स बेसिकली किसी भी तरह से बेनिफिशियल प्रोटीन्स नहीं है बल्कि दीज प्रोटीन्स हैव द प्रोटीनेज इनहिबिटर एक्टिविटी, विच मीन्स कि उनकी जो गट के अंदर नॉर्मल एंजाइम्स हैं जिन्होंने इन प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करना है ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती हैं, उन एंजाइम्स को जो है वो वहां जाके डैमेज कर देती हैं। इट मीन्स के प्लांट्स ने अपने लिए एक तरह से डिफेंस प्रोटीन जो है उनको प्रोड्यूस किया जिनको इंसेक्ट्स इंजेस्ट करेंगे और इंजेस्ट करने के बाद जब उन्हें इनटेक करेंगे तो ये उनके एंजाइम्स को इनहिबिट करके डैमेज करके अल्टीमेटली उनकी डेथ कॉज करा देंगे।
सो दीज आर द प्रोटीन्स जो कि प्लांट्स के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म के साथ रिलेट करती हैं एंड नॉर्मली देयर आर सम प्रोटीन्स जो कि इन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करेंगी एंड देयर आर सम प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल जस्मोनिक एसिड जो कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल तक भी जा सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनकी नॉर्मल इनहिबिटर प्रोटीन्स हैं, जो नॉर्मली प्रोटीनेज इनहिबिटर प्रोटीन्स हैं, उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको ये इनहांस करना शुरू कर देंगे। यानी देर आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म जिनके थ्रू ये डिफेंस प्रोटीन्स हैं ये एक्ट करती हैं, या तो डायरेक्टली जाके प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगी, या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के थ्रू उन प्रोटीन्स को जो है वो प्रोड्यूस करेंगी जो कि अल्टीमेटली इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करते हुए उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो है वो ब्लॉक करते हैं। सो दीज आर द टू प्रोटीन्स जो कि डिफेंस प्रोटीन्स के तौर पे एक्ट करती हैं इनसाइड द प्लांट सेल। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों का प्लांट बायोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर था जो कि वाइंड अप हो चुका है।